हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कल के आधा जो पार्ट छूटा था उसी को कंटिन्यू करूंगा और उसमें देखिए क्या कहाँ तक हम लोग छोड़ रखे थे। तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे किलेट के पहले का, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, और उस कारकों में धातु से संबंधित कुछ कारक पढ़े थे, फैक्टर्स रिलेटेड टू मेटल, और लिगेंड से संबंधित कुछ कारक पढ़े थे, फैक्टर्स रिलेटेड टू लिगेंड, और लिगेंड वाले ही कारक में एक आखिरी कारक आया था किलेट प्रभाव। किलेट प्रभाव को बोला था कि ये स्टेबिलिटी के समानुपाती होता है, ठीक है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, बट ये भी बात किया था कि ये काफ़ी डिटेल है, इसमें और भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये अलग से पूछे जाने वाला भी सवाल है। और एक तीसरा संकुल वाला कारक छूटा हुआ है, उसका भी हल्का बात किया हूँ, लेकिन वो भी डिटेल ले जाना बाकी है। चलिए देखें किलेट प्रभाव क्या है, किलेट प्रभाव को समझना कैसे है, या किलेट का मीनिंग क्या है। किलेट का मतलब एक तरह से समझो पिंजरे जैसा, या ऐसा बोलूँगा घेरा। जब एक ही लिगेंड दो साइड से मेटल को पकड़ ले और जो रिंग का फॉर्मेशन हो वो किलेट रिंग है ना। तो यहाँ एक पहले तो किलेट को समझते हैं, है ना, फिर किलेट प्रभाव को बात करेंगे। किलेट का क्या मतलब है, किलेट, पहले किलेट क्या है। तो वे लिगेंड जो द्विदंतुर या बहुदंतुर हो, मोनोदंतुर एक दंतुर लिगेंड को छोड़कर, मोनोडेंटेड लिगेंड को छोड़कर, डेंटेड बोलूँगा मतलब दंतुर समझ लेना, कि ऐसा लिगेंड जो बहुदंतुर हो, चाहे वो दो दंतुर हो, बाइडेंटेड हो, ट्राइडेंटेड हो, टेट्राडेंटेड हो, हेक्साडेंटेड हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, लेकिन वो मोनोडेंटेड नहीं होना चाहिए, है ना। तो वे लिगेंड जो बहुदंतुर हैं किलेट लिगेंड कहलाते हैं, क्योंकि ये धातु के साथ जुड़कर के एक रिंग का निर्माण करते हैं, वो किलेट रिंग कहलाता है। क्या बोला भाई कि किलेट लिगेंड क्या है, पहले इसको समझना चाहिए। किलेट लिगेंड तो मैं लिखता हूं कि बहुदंतुर लिगेंड, बहुदंतुर हिंदी में लिख रहा हूं पहले, बहुदंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड, या इसी को बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड आर किलेट लिगेंड, किलेट लिगेंड। हिंदी में लिख सकते हैं बहुदंतुर लिगेंड ही लिगेंड किलेट लिगेंड कहलाता है, किलेट लिगेंड कहलाता है। क्यों ऐसा पूछे, क्योंकि धातु के साथ जुड़कर, क्योंकि यह धातु के साथ जुड़कर, धातु के साथ जुड़कर, क्योंकि यह धातु के साथ जुड़कर एक रिंग का निर्माण करता है, एक चक्रीय रिंग। चक्र मतलब वाला वही होता है, चक्रीय संरचना बनाता है, संरचना बनाता है। इसी कारण, और इस चक्रीय संरचना को ही किलेट रिंग कहलाते हैं, किलेट रिंग कहा जाता है। तो ऐसा बोल सकते हैं, इस चक्रीय संरचना को किलेट रिंग कहा जाता है ना, कि बिकॉज इट फॉर्म रिंग when combines with metal, when combines with metal, ठीक है। तो ये एक पहले किलेट लिगेंड और किलेट रिंग की एक डेफिनेशन हो गया, है ना। तो फिर ये दूसरा बोल सकते हैं, अब यहां से डेफिनेशन, वे संकुल जिसमें किलेट रिंग बनता है, जिसमें किलेट रिंग बनता है, सामान्यतः अन्य से अधिक स्थायी होता है, सामान्यतः अन्य से अधिक स्थायी होता है। सामान्यतः अन्य से अधिक स्थायी होता है, ठीक है। वे संकुल जिनमें किलेट रिंग बनता है सामान्यतः अन्य से अधिक स्थायी होता है। किलेट रिंग का स्थायित्व में ये प्रभाव ही किलेट प्रभाव कहलाता है।
और किलेट रिंग का, किलेट लिगेंड का स्थायित्व में यह प्रभाव स्थायित्व में यह प्रभाव किलेट प्रभाव कहलाता है। किलेट प्रभाव कहलाता है। ये तो हो गया हिंदी में। इंग्लिश में बस बोल रहा हूं, जो इंग्लिश वाले हैं सुन के लिखेंगे कि ऐसा बोल सकते हैं, कंपाउंड हैविंग किलेट रिंग और किलेट लिगेंड आर मोर स्टेबल कंपेयर टू कंपाउंड हैविंग नो किलेट लिगेंड, है ना। कंपाउंड हैविंग किलेट रिंग या किलेट लिगेंड आर मोर स्टेबल कंपेयर टू अदर। दिस इफेक्ट ऑफ किलेशन इज नोन एज किलेट इफेक्ट, है ना। दिस इफेक्ट ऑफ किलेशन इज नोन एज किलेट इफेक्ट। तो ये एक किलेट इफेक्ट के लिए जनरल डिस्कशन हो गया। अच्छा चलिए एग्जांपल देखते हैं एक, है ना। एग्जांपल देखिएगा, मैं क्या ले रहा हूँ, निकिल का एक कॉम्प्लेक्स जिसमें अमोनिया एज अ लिगेंड है, और अमोनिया याद रखिए पूरा का पूरा 6 है। अमोनिया पूरा का पूरा कितना लिगेंड है, 6 लिगेंड, और ये 2+ का कॉम्प्लेक्स है। अमोनिया 2+ कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अब इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, मुझे नाइट्रोजन ही डोनर एटम रखना है। लेकिन ध्यान दें, निकिल और यहाँ पर अमोनिया की जगह में रख रहा हूँ क्या, EN समझते हैं क्या, C2 क्या बोलते हैं उसको, इथिलीन डायमीन, और ये 3 कर दिया क्योंकि बाइडेंटेड होता है। और यहाँ से ये चार्ज भी सेम रखा, मेटल सेम रखा, चार्ज सेम रखा, डोनर एटम भी नाइट्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी नाइट्रोजन रहेगा। इथिलीन डायमीन में आप जानते हो कैसा होता है, इथिलीन डायमीन कैसा होता है भाई, थोड़ा पता है क्या, EN इक्वल टू होता है NH2 CH2 CH2 NH2। ये इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर है। बाइडेंटेड लिगेंड है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड तो किलेट नहीं होता, पॉलीडेंटेड लिगेंड किलेट होता है, मतलब बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, ये सब किलेट लिगेंड है ना। किलेट का मतलब है कि कोई लिगेंड ऐसा हो, एक स्ट्रक्चर जिसमें एक से अधिक डोनर एटम हो और दोनों डोनर एटम एक साथ यूज हो सके, तभी तो रिंग बनेगा। और ऐसा ये है। अब इसका देखो, दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, सब पूछता है, तो ये मोर स्टेबल है। कौन सा, ये सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, ये मोर स्टेबल है। कौन सा, जिसमें किलेट है, दिस इज मोर, ठीक है, मोर स्टेबल। और ये क्या है, लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल है, ठीक है भाई, ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल। तो अब इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो देखिए स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, निकिल ये इस तरह से, ये इसका स्ट्रक्चर है ना। अब यहां से देखिए NH3 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 NH3, ये इस तरह से, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना। अब यहाँ से चार्जिंग को मैं स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगा देता हूँ, 2+, ये इस तरह से दिखेगा। अगर इसकी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, ये लीजिए, ये NH2 और 2 कार्बन को ना 2 किनारे से दिखा रहा हूँ ऐसे, NH2, यहाँ से NH2 और ये लीजिए ऐसे, NH2, यहाँ NH2, ये लीजिए ऐसे। इस तरह से ये है सिचुएशन, इस तरह से दिखता है। तो इन दोनों में अधिक स्थायी ये है, क्यों, यहाँ किलेट रिंग है, और यहाँ कम स्थायी है, क्यों, किलेट रिंग नहीं है। तो आप किलेट रिंग का या किलेट प्रभाव का मतलब ये समझते हैं कि जिस संकुल में, जिस कॉम्प्लेक्स में किलेट लिगेंड होगा और वो किसी दूसरे कंपाउंड जिसमें किलेट लिगेंड नहीं है उनसे कंपेयर करें, तो किलेट लिगेंड वाला
ज़्यादा स्टेबल होगा और इसी प्रभाव को किलेट प्रभाव कहा जाता है। अगर किलेट लिगेंड की पहचान में दिक्कत है तो पहचान के लिए आप बीएससी सेकेंड ईयर में जो लिगेंड का लिस्ट पढ़ा हुआ है उसमें आप देखेंगे एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, ऐसा सिस्टम वहाँ बनाया हुआ है। तो मोनोडेंटेड को पूरा छोड़ दीजिए, बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड आगे पूरा वो सब किस में आता है, किलेट लिगेंड में आता है। एक झटके में पहचान बोलो तो बहुदंतुर लिगेंड किलेट लिगेंड है, पॉलीडेंटल लिगेंड इज अ किलेट लिगेंड, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया, लेकिन इसकी जो स्टडी है वो इतना सिंपल नहीं है, और भी बहुत सारे कारक हैं जो किलेट लिगेंड को इफेक्ट, किलेट लिगेंड का इफेक्ट शो करते हैं। तो मैं और भी पॉइंट्स में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन और एग्जाम्पल हो गया। नोट डाउन, ध्यान दें, किलेट प्रभाव को समझ तो गए हैं इंट्रोडक्शन में क्या है, लेकिन उसकी स्टडी जब करते हैं तो कई सारे बिंदु पे बात करते हैं। तो किलेट प्रभाव को समझाने के लिए निम्न बिंदुओं की आवश्यकता है, वो क्या है उसकी मैं बात करता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, ध्यान दें, किलेट प्रभाव को आप नीचे लिख सकते हो, किलेट प्रभाव को निम्न बिंदु द्वारा, किलेट प्रभाव को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है, समझा जा सकता है। इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, किलेट इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन फॉलोइंग पॉइंट्स, कैन बी एक्सप्लेन्ड इन फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला देखिए, फर्स्ट पॉइंट में जो बात कर रहा हूं उसको देखिए। फर्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ द किलेट रिंग, साइज ऑफ द किलेट रिंग, साइज ऑफ द किलेट रिंग, किलेट चक्र का प्रभाव का आकार, किलेट चक्र का आकार, किलेट चक्र का आकार, किलेट चक्र का आकार। ठीक है भाई, देखें, इसमें सबसे याद रखना, मान लो कोई लिगेंड इस तरह से है कि ये मेटल है और लिगेंड इस तरह से है कि इसका जो डोनर एटम है ना उसको ऐसा डी से शो कर दिया, चलो एल से शो कर देता हूँ, और ये इस तरह से जुड़ा है तो ये इस तरह से रिंग बनाएगा, है ना। फिर अगर दूसरा अगर बोलूँ तो इसका डोनर एटम ऐसा जुड़ा हुआ है इस तरह से, बीच में एक कार्बन है या एक सेंटर और है, फिर कोई ऐसा जुड़ा है एल एल ऐसे, फिर आगे एक और, इस तरह से, क्लियर। तो यहाँ पर आप देखें तो ये किलेट रिंग बनाने वाले बाइडेंटेड लिगेंड हैं, बट यहाँ देखो रिंग का साइज काफ़ी छोटा, रिंग का साइज थोड़ा सा बड़ा, रिंग का साइज थोड़ा बड़ा, रिंग का साइज और बड़ा, रिंग का साइज और बड़ा हो सकता है, लेकिन उधर ज़्यादा एग्जांपल नहीं मिलते, ठीक है। तो ये लेस स्टेबल है, वेरी लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। इन तीनों में सामान्य क्रम ये है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एनोमली कभी कभी होता है, इनका लगभग आसपास होता है, ये इक्वल भी रहते हैं आसपास, या थोड़ी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता, कभी इसका ज़्यादा कभी इसका भी एक दो में ज़्यादा दिखता है ना। जैसे ज़्यादातर जो रेजोनेंस है, अनुनाद है, तो उसमें ये ज़्यादा रहता है, और जहाँ अनुनाद नहीं है उसमें ये ज़्यादा हो जाता है, और इनका अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन एक सामान्य क्रम का लिख दिया हूँ, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग, तो ये एक सामान्य क्रम है। ये तो बिल्कुल भी अनस्टेबल है, 3 मेंबर रिंग वाला जो किलेट होगा वो बिल्कुल भी अनस्टेबल होगा, साइज लगभग समझो एग्जिस्टेड नहीं है, बहुत कम मिलता जरूर है, लेकिन स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है ऐसे लिगेंड का। अब यहाँ ये कैसे, कौन सा लिगेंड है सर ऐसा बोलोगे तो बहुत सारा लिगेंड है ऐसा, है ना, बहुत सारा लिगेंड है, जैसे कार्बोनेटो लिगेंड है ना, नाइट्रो लिगेंड है, ये इस तरह कैटेगरी में आ जाते हैं। और इस कैटेगरी में जैसे इथिलीन डायमीन है, इस कैटेगरी में इथिलीन एक तरह से इसमें आ जाओगे तो एक लिगेंड है इस कैटेगरी में, हाँ, एक लिगेंड जिसको बोलते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाता है, एक लिगेंड। तो
वो सब मैं नहीं दिखा रहा हूँ, वो इतना बता दिया हूँ कि साइज से कैसे रिलेटेड है ना। तो यहाँ लिखना साइज में 4 मेंबर, 5 मेंबर और 6 मेंबर इस तरह से रिलेटेड है, और 3 मेंबर को हम अनस्टेबल की कैटेगरी में रखते हैं, अस्थाई, बिल्कुल बाहर कर दिए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा बात करते हैं क्लेट रिंग की संख्या। ये तो हो गया क्लेट रिंग का साइज। दूसरा है फैक्टर इसका क्लेट रिंग की संख्या से कैसे संबंधित है, तो उसको भी बताता हूँ, इसको मिटा के बताऊंगा। लेकिन ध्यान दें, क्लेट चक्र की संख्या या नंबर ऑफ क्लेट रिंग, नंबर ऑफ क्लेट रिंग कैसे स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, इनकी बातें भी देख लिया जाए। मैं बोलता हूं कि क्लेट्स की संख्या जितनी ज़्यादा, क्लेट रिंग की संख्या जितनी ज़्यादा, स्थायित्व जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है या ऊष्मागतिक स्थायित्व वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। क्या बोला भाई? नंबर ऑफ क्लेट रिंग जितना ज़्यादा, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा, है ना। अब जैसे देखिए, कोई कॉम्प्लेक्स में 1 क्लेट रिंग, किसी कॉम्प्लेक्स में 2 क्लेट रिंग, किसी कॉम्प्लेक्स में 3 क्लेट रिंग, तो ऐसे जब लिगेंड की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्लेट रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेटल है और सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ, सारे लिगेंड है अमोनिया, कोई मेटल है, सारे लिगेंड है अमोनिया। दूसरा कोई मेटल है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अमोनिया लिगेंड को 4 किया और एक लगा दिया इथिलीन डाई अमीन, है ना, इथिलीन डाई अमीन लगा दिया। दूसरा में क्या किया, मेटल और अमोनिया लिगेंड को फिर 2 कम कर दिया, कहने मतलब 2 हो गया, और इथिलीन डाई अमीन का ट्वाइस कर दिया। ये लीजिए इथिलीन डाइमीन का ट्वाइस, फिर एक स्टेप और बढ़ाया और सारे लिगेंड को इथिलीन डाइमीन में रिप्लेस कर दिया। ये लीजिए, अब आप देख सकते हैं यहाँ अगर स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो सारे मोनोडेंटल लिगेंड है और सारे अमोनिया इस तरह से दिखाई पड़ेंगे। ये लीजिए, ये लीजिए, यहाँ से ऐसा और ये फाइनली ऐसा, ऐसा दिखेगा, कहीं पर कोई आपस में बंधन नहीं है। लेकिन जब इधर आऊँगा, इस कॉम्प्लेक्स में आऊँगा, तो देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स में कि लिगेंड कैसा दिखता है। यहाँ पर, यहाँ 4 अमोनिया इस तरह, अमोनिया इस तरह, अमोनिया यहाँ और अमोनिया ऐसा, और यहाँ से देखेंगे N, ये लीजिए भाई, और ये N, ये लीजिए, और ये इस तरह से दिखाई पड़ेगा, है ना। अब फाइनली हम जो वैलेंसी उसको पूरा करते हुए हाइड्रोजन लगा देना। तो यहाँ पर कितने क्लेट रिंग, 1। फिर यहाँ से देखेंगे आगे, तो यहाँ हालांकि इसके कई सारे आइसोमर बनते हैं, मैं एक आइसोमर बना रहा हूँ जो सबसे स्टेबल है। ये लीजिए, अमोनिया यहाँ, एक अमोनिया यहाँ, ऐसा NH2, NH2, ये इस तरह से NH2, NH2 इस तरह से, ठीक है। ये एक और कॉम्प्लेक्स हो गया। अब देखिए फाइनली जो तीसरा कॉम्प्लेक्स, लास्ट कॉम्प्लेक्स है, उसमें मैं ऐसा लिखता हूँ, ये और ये इस तरह से NH2, NH2, ये लीजिए NH2 इधर, NH2 इधर, हो गया NH2 और NH2, ये इस तरह से। अब आप देख रहे हैं, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि व्हेन वी मूव्स द राइट, हम जब राइट दाहिने साइड चलते हैं तो क्या होता है कि नंबर ऑफ क्लेट रिंग इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर 0 क्लेट रिंग, यहाँ पर 1 क्लेट रिंग, यहाँ सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। अब आपको नॉर्मली जो सीक्वेंस बनाया गया है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्लेट रिंग। इन दैट सेंस आंसर क्या होगा, ये लीजिए, ये और ये, इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर इज दिस। कहने का मतलब कि जैसे जैसे क्लेट रिंग की संख्या बढ़ेगी, चाहे वो 1 लिगेंड से बढ़े चाहे 2 लिगेंड से बढ़े, ऐसा भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऐसा भी दिया जा सकता है, एक में बाइडेंटल लिगेंड, एक में ट्राइडेंटल लिगेंड, एक में टेट्राडेंटल लिगेंड, लिगेंड एक ही रखें, ऐसा भी हो सकता है ना। और क्लेट रिंग का सबसे अगर बढ़िया एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर पूछें तो EDTA कॉम्प्लेक्स है।
कभी नाम सुने होंगे, EDTA कॉम्प्लेक्स के साथ सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है, वो खासकर कैल्शियम और मैग्नीशियम को बाइंड बहुत अच्छे से करता है। EDTA फुल फॉर्म क्या है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, दैट इज EDTA। तो EDTA के साथ सबसे बेस्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन वो बहुत बड़ा है, उसको नहीं बताया, मुझे नंबर से बताना था, इसलिए मैंने अलग अलग एक ही लिगेंड को संख्या बढ़ाते हुए दिखा दिया है। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है। दूसरा हो गया। चलिए अब इसी में तीसरा फैक्टर लाता हूँ, नोट डाउन इसको। टेम्पलेट प्रभाव या मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट क्या है, इसको थोड़ा सा सोचा जाए। ध्यान दें, टेम्पलेट प्रभाव ऐसा, इसको मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट भी एक नाम देते हैं, जो मैं लिखा हूँ इंग्लिश में। क्या है ये, इसमें एक बहुचक्रीय ईथर, एक तरह से बहुदंतीय चक्रीय ईथर होता है ना, बहुदंतीय चक्रीय ईथर होता है, जिसको हम कई बार क्राउन ईथर बोल सकते हैं। उस टाइप के लिगेंड में एक चक्र पहले से बना होता है। कई बार हायर क्लासेस में जाओगे ना तो इसको अलग टॉपिक में पढ़ते हैं, किलेट में नहीं पढ़ते। यहाँ पर किलेट में दिया हुआ है तो मैं किलेट में पढ़ा रहा हूँ। क्या है, क्या क्या बोल रहा हूँ, वापस बोलता हूँ। इस केस में दो हिस्सा होता है, एक जो धातु आयन मेटल होता है, एक मेटल होता है, और दूसरा होता है चक्रीय बहुदंती लिगेंड, धातु चक्रीय बहुदंती लिगेंड, बहुदंती लिगेंड, याद रखना दोनों को। यहां पर हो गया मेटल, और इसको बोलते हैं साइक्लिक पॉलीडेंटेड लिगेंड, साइक्लिक पॉलीडेंटेड लिगेंड। ये दोनों मिलकर कुछ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स को भी बोलते हैं हम लोग टेम्पलेट कॉम्प्लेक्स। टेम्पलेट कॉम्प्लेक्स, मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स, इसी का नाम है ना। तो यहां पर टेम्पलेट बोल सकते हैं, टेम्पलेट कॉम्प्लेक्स। टेम्पलेट मतलब क्या होता है बताऊंगा थोड़ी देर में। और ये मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स, या फिर दोनों में से कोई एक नाम आप रखिए, मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स, टेम्पलेट कॉम्प्लेक्स और मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स। यहां पर जो आता है उसमें आता है कौन कौन, लिथियम, मतलब एस ब्लॉक मेटल जनरली, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, ये कैटायन आते हैं, सीजियम, एस ब्लॉक मेटल पूरा। यहाँ पर जो आता है उसमें आता है चक्रीय बहुदंती लिगेंड में क्राउन ईथर, क्राउन ईथर, एक ही एग्जाम्पल लिखा हूँ इसमें, एग्जाम्पल क्राउन ईथर। यहाँ एग्जाम्पल मेटल में एस ब्लॉक मेटल, फर्स्ट एस ब्लॉक मेटल ही सबसे बेस्ट फिटेड होता है, और क्राउन ईथर यहाँ पर होता है। क्राउन ईथर कई तरह से होते हैं, है ना, कई एग्जाम्पल है क्राउन ईथर के। क्राउन ईथर में जनरली ईथर ही है, बहुत सारे ईथर मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े हुए दिखते हैं इसमें, और इसके बने हुए कॉम्प्लेक्स को ऐसा बोलते हैं। नाम हो गया ये, हम लोग हेडिंग दिए टेम्पलेट प्रभाव क्या है। तो मैं बोल सकता हूँ कि टेम्पलेट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी अन्य कॉम्प्लेक्स से, इवन किलेट, सामान्य किलेट कॉम्प्लेक्स से भी अधिक होता है ना, से भी अधिक होता है। तो यहाँ पर कारण क्या है, इसका सबसे मुख्य कारण क्या है, उसको हम यही जो स्टेबिलिटी डिसाइड करना, जो इफेक्ट बोला ना थोड़ा देर पहले, वही क्या है, किलेट प्रभाव, टेम्पलेट प्रभाव। अच्छा, यहाँ उपयुक्त, ऐसा लिखता हूँ, उपयुक्त साइज के कैटायन, कैटायन मतलब धनायन, है ना, उपयुक्त साइज के क्राउन ईथर में फिट रहता है, क्राउन ईथर में रहता है। क्या बोला, उपयुक्त साइज के कैटायन उपयुक्त साइज के क्राउन ईथर में रहता है, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इफेक्ट क्या है, ऐसा बोलूं, इसका जो इफेक्ट करके हेडिंग दिए हैं, इस इफेक्ट का मतलब क्या है। मैं बोलता हूँ टेम्पलेट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी अन्य किलेट कॉम्प्लेक्स या अन्य कॉम्प्लेक्स से हमेशा अधिक होती है, इस प्रभाव को ही टेम्पलेट प्रभाव कहा जाता है। तो सीधा सरल शब्दों में लिख दूं, मिक्स करके लिख रहा हूँ, टेम्पलेट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी या स्थायित्व
स्थायित्व अन्य संकुलों से अधिक होता है। है ना, इस प्रभाव को ही टेम्पलेट प्रभाव कहा जाता है। टेम्पलेट प्रभाव कहा जाता है। इस प्रभाव को ही टेम्पलेट प्रभाव कहा जाता है। तो टेम्पलेट प्रभाव का डेफिनेशन एक हो गया है। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन बता दिया हूँ, एक आध एग्जाम्पल भी दे दूंगा, है ना। एग्जाम्पल क्या है मैं एक देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। पहले आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिए, फिर मैं इसी की जगह में एक एग्जाम्पल, इसमें से एक मेटल लूंगा, इसमें से एक कोई एक लिगेंड लूंगा और एक कॉम्प्लेक्स बना के दिखाता हूँ। ठीक है भाई, हाँ लिखें। ध्यान दें, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, उसमें जब KCN KSCN को डाइबेंजो 18 और क्राउन 6 के साथ मिलाते हैं तो एक किलेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ये मैक्रोसाइक्लिक टेम्पलेट कॉम्प्लेक्स। अब वो कौन सा मैं दिखा देता हूँ, एक एग्जांपल मैंने उठाया है, उस एग्जांपल को दिखाते हैं, है ना। कैसे बनता है उसको देखिए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन 2 2 4 एक 5 हो गया और एक छूट गया। ये लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2 4 और 2 6। और किसी जगह पे जैसे ये है, यहाँ पर बेंजीन रिंग इस तरह, यहाँ पे बेंजीन रिंग, तो ये हो गया डाइबेंजो। और ये देखो यहाँ पर मेंबर गिनोगे ना तो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन, और पूरा इस रिंग का मेंबर गिनोगे तो ऐसे देखो 1 2 3 पूरे 6 तो है, 6 ऑक्सीजन तो है ही, 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 और 2 18। तो 18 रिंग में सदस्य हैं, 6 ऑक्सीजन है, 2 बेंजीन रिंग है, तो इसलिए बोलते हैं कि डाइबेंजो 18 क्राउन 6। ठीक है। अब इसके बीच में जो कैविटी बनता है, खाली जगह बनता है, जब घेरता है ना तो खाली जगह बनता है, और उस खाली जगह में कौन रहता है, पोटेशियम, और पूरे इससे बन जाता है एक कॉम्प्लेक्स। और इसको काउंटर भी करता है। कौन काउंटर करता है भाई, उसको देखें, वो जो KNCS है ना वो काउंटर करता है, NCS ये काउंटर करता है, कहीं से बाहर से खींच पकड़े रहेगा। ठीक है, और ये ऐसा घेरा में फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मुख्य कारण क्या होता है, साइज। जो इस कैविटी के साइज में जो मेटल फिट बैठता है वही मेटल आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। जैसे लिथियम नहीं आएगा, सीजियम नहीं आएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसका होगा, पोटेशियम का, क्योंकि ये कैविटी का साइज किसके इक्विवेलेंट है, पोटेशियम के साइज के इक्विवेलेंट है। मतलब फिट साइज का ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इनके और इनके बीच में कोई ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, केवल और केवल साइज। क्लियर है। तो ये एक एग्जाम्पल है टेम्पलेट प्रभाव का। अब एक लास्ट पॉइंट में और ख़त्म करते हैं इसको, जिसका नाम है एंट्रोपी प्रभाव, है ना। तो देखें, किलेट प्रभाव के लिए इतना, फिर एंट्रोपी प्रभाव की बात करता हूँ, इसी में किलेट प्रभाव का ही पार्ट है। देखिए एक चौथा लिखा हूँ एंट्रोपी प्रभाव, एंट्रोपी इफेक्ट। एंट्रोपी इफेक्ट को बहुत अच्छे से समझिए। ये मैं बोलता हूँ कि क्यों किलेट कॉम्प्लेक्स अधिक स्थायी होता है ना। इस सवाल का जवाब है एंट्रोपी, है ना। क्या बोल रहा कि किलेट, कोई अगर सवाल पूछे आपको, साइंस है, कहीं भी कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है ना, कब क्यों वाला, तो रिलेशन इससे होना ही चाहिए साइंस में। तो वो क्या पूछ देते हैं, कोई कभी एक कॉम्पिटिशन का सवाल भी है ये कि किलेट वाला कॉम्प्लेक्स अन्य से
अधिक स्थायी होता है, ये हम सब जानते हैं। सवाल उठता है कि क्यों, क्या उसका कोई और रीज़न है कि किलेट कॉम्प्लेक्स वाला जो एग्जाम्पल है वो अन्य से अधिक स्थायी होता है, क्यों, अल्टीमेट रीज़न क्या है? तो रीज़न क्या है? तो रीज़न ही है एंट्रोपी। क्या बोलते हैं कि किलेशन से, है ना, एंट्रोपी का वैल्यू बढ़ता है, और उष्मागतिकी का द्वितीय नियम है कि जो भी प्रोसेस एंट्रोपी बढ़ाता है वो अस्थायी उत्पाद बनाता है ना, वो स्थायी उत्पाद बनाता है, ऑटोमेटिक उत्पाद बनाता है, अधिक स्थायी उत्पाद बनाता है, जैसा बोलो आप, ठीक है। क्या बोला कि किलेट संकुल बनने में, किलेट कॉम्प्लेक्स बनने में एंट्रोपी चेंज, किलेट कॉम्प्लेक्स बनने में एंट्रोपी चेंज धनात्मक और अधिक होता है, धनात्मक और अधिक होता है, अधिक होता है। इसी कारण, क्या बोल सकते हैं भाई, इसी कारण किलेट संकुल युक्त, किलेट लिगेंड युक्त संकुल, किलेट लिगेंड युक्त संकुल किलेट लिगेंड युक्त संकुल, किलेट लिगेंड युक्त संकुल अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है। ये इसका मुख्य कारण है। अब दिमाग में आता है कि कैसे एंट्रोपी बढ़ जाएगा, है ना। चलो देखते हैं एक बार। मान लो निकिल का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें अमोनिया है और पूरा लिगेंड की संख्या है 6, ठीक है। और हमने क्या कर दिया है, अब यहाँ पे हमने 3 इथिलीन डाइमीन लगाया, है ना भाई, और 3 इथिलीन डाइमीन लगा के आगे बढ़ाया। तो आगे बढ़ाया तो क्या होगा कि निकिल इस 3 इथिलीन डाइमीन से टोटली कंबाइन करके, क्योंकि ये बाइडेंटेड है, एक इथिलीन डाइमीन आएगा, 2 अमोनिया बाहर निकालेगा, और पूरा का पूरा कितना, 6 अमोनिया को बाहर निकाल दिया, ठीक है भाई। अब आप देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड को, यहाँ 3 मॉलिक्यूल और यहाँ मिला के 1 मॉलिक्यूल, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल हुए, 4। यहाँ देखिए 6 मॉलिक्यूल और इधर मिला के 1 मॉलिक्यूल, तो कितने हुए टोटल, 7 मॉलिक्यूल। तो जैसे ही प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ रहा है तो वैसे ही एंट्रोपी बढ़ता है। हमेशा मॉलिक्यूल की संख्या एंट्रोपी के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में किलेट कॉम्प्लेक्स भी बना, साथ साथ रिएक्शन की एंट्रोपी भी बढ़ गई। तो एंट्रोपी बढ़ गई मतलब सतत हो गया रिएक्शन, और रिएक्शन सतत हो गया, इसका मतलब ये स्टेबिलिटी काफ़ी हाई हो गया। और ये मुख्य कारण है। अगर कोई मुख्य कारण पूछे कि मुख्य कारण क्या है स्टेबिलिटी ऑफ किलेट कॉम्प्लेक्स का, तो आप बोलना एंट्रोपी का बढ़ना मुख्य कारण है, ठीक है ना। तो ये लास्ट इस प्रभाव के साथ एंट्रोपी प्रभाव पूरी तरह क्लियर हो जाता है। तो ये एक अलग नोट्स की तरह तैयार रखना कि एंट्रोपी प्रभाव को, और साथ साथ उस कारण में जो फैक्टर्स अफेक्टिंग दिख रहे थे उसमें केवल समानुपाती करके छोड़ देना, इसको अलग हेडिंग में ही पढ़ाना है, ठीक है। चले ये यहाँ पर आज का क्लास खत्म करिए। अब जो तीसरा फैक्टर जो बचा है उसको अगले क्लास में बात करता हूँ। कौन सा, धातु संकुल से रिलेटेड फैक्टर, जिसमें इरविंग विलियम श्रेणी अलग से क्वेश्चन बनाने वाला टॉपिक है, इसलिए उसको एक अलग क्लास में लेंगे, ठीक। चलिए नोट करिए इसको, आज के लिए इतना।